6। एक सीमावर्ती गांव की खामोश रात की कल्पना कीजिए। अचानक हवा एक चुभने वाली बदबू से भर जाती है। एक आवारा कुत्ता कच्ची सड़क के किनारे लगातार भौंक रहा है। गांव वाले टॉर्च जलाकर पास आते हैं और झाड़ियों के ठीक पीछे उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो खून जमा देता है। एक इंसानी हाथ, काला और अकड़ा हुआ, मिट्टी के एक उथले ढेर से बाहर निकला हुआ है। दहशत भरी चीखें गूंज उठती हैं। लोग डरकर भाग जाते हैं। कोई भी दोबारा पास आने की हिम्मत नहीं करता। कुछ घंटे पहले श्रीमती सुमित्रा के घर पर एक फोन की घंटी बजी थी। उनकी बेटी प्रिया की आवाज धीमी और टूटी हुई थी। माँ, हमें बचा लो। हमें बंद कर दिया है। यहाँ कोई मर गया है। उसके बाद खामोशी छा गई। फोन कट गया। उस रात अफवाहें फैलने लगी। किसी ने कहा कि गांव की लड़कियों को बेच दिया गया है। किसी ने कहा कि उन्हें बांग्लादेश काम करने ले जाया गया है। लेकिन हकीकत इन सभी अफवाहों से कहीं ज्यादा भयानक थी। उस रात पश्चिम बंगाल के एक गांव में नर्क का दरवाजा खुल गया था। दोस्तों, अगर आपको अपने ही बच्चे का ऐसा फोन आए तो आपको कैसा महसूस होगा? अपनी राय कमेंट्स में लिखिए। लाइक का बटन दबाना और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगली दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी से चूक न जाएं। उस रात पश्चिम बंगाल के हरिपुर गांव में एक छोटे से परिवार के मिट्टी के घर में सिर्फ लालटेन की रोशनी थी। श्रीमती सुमित्रा अभी अभी चावल बनाकर हटी थी। उनका इरादा अपनी सबसे छोटी बेटी के पड़ोस के घर से लौटने का इंतजार करने का था। माहौल शांत था। केवल झींगुरों की आवाज और नदी से आती हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक मेज पर रखा पुराना मोबाइल फोन जोर से वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर दिखा, जिसके आगे एक विदेशी कोड था। सुमित्रा का दिल अचानक जोर-जोर से धड़कने लगा। कांपते हाथों से उन्होंने हरे बटन को दबाया। माँ, माँ, बचाओ! दूसरी तरफ से आवाज फटी हुई और टूटी-फूटी थी, जिसमें सिसकियों की आवाज भी मिली हुई थी। सुमित्रा ने तुरंत उस आवाज को पहचान लिया। प्रिया, तू कहाँ है? जो सुनाई दिया वह सिर्फ हांफती हुई सांसें थी। शब्द ऐसे रुके हुए थे जैसे किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया हो। हमें बंद कर दिया है, माँ। उन्होंने मारा है। यहाँ कोई मर गया है। सुमित्रा का शरीर कमजोर पड़ गया। फोन लगभग उनके हाथ से छूट ही गया था। प्रिया, फोन मत काटना, प्रिया, वह घबराकर चिल्लाई। लेकिन कोई जवाब आने से पहले आवाज कट गई। फोन की स्क्रीन फिर से अंधेरी हो गई। कमरा खामोश हो गया। अगले ही पल सुमित्रा के मुंह से एक चीख निकली जिससे पास पड़ोस के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। छोटे बच्चे श्रीमती सुमित्रा का पीला चेहरा देखकर डर से रोने लगे। बिना देर किए वह लड़खड़ाते कदमों से गांव के मुखिया हरेन बाबू के घर की ओर भागी। हरेन बाबू, मेरी बेटी प्रिया। उसने फोन किया। कह रही थी कि उसे बंद कर दिया है। कोई मर गया है। मेरी मदद कीजिए, बाबू। हरेन बाबू, जो अब बूढ़े हो चुके थे, ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। धीरज रखो, बहन। हम पुलिस को खबर करते हैं। घबराओ मत। हो सकता है यह किसी धोखेबाज का जाल हो। लेकिन सुमित्रा ने जोर से सिर हिलाया। उनके आंसू बह रहे थे। यह मेरी बेटी की ही आवाज थी, बाबू। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। यह प्रिया ही थी। खबर तेजी से फैल गई। कुछ ही घंटों में लगभग पूरा गांव बेचैन हो गया। किसी ने कहा कि प्रिया को बांग्लादेश के किसी सिंडिकेट ने अगवा कर लिया है।
किसी ने आरोप लगाया कि वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। कुछ ने मानव तस्करी करने वाले समूह का जिक्र किया। सारी अफवाहें आपस में मिल गईं। लेकिन सुमित्रा के लिए इस हकीकत से ज्यादा डरावना कुछ नहीं था कि उनकी बेटी सच में किसी अनजान जगह पर बेबस है और मदद मांग रही है। अगली सुबह सुमित्रा अपने भाई और हरेन बाबू के साथ बनगांव थाने गई। वे एकमात्र सबूत साथ लाए थे, वह विदेशी फोन नंबर जो रात में आया था। ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज की और पूछा कि प्रिया को आखिरी बार कब देखा गया था। सुमित्रा ने बताया कि 2 हफ्ते पहले प्रिया ने अपनी कुछ सहेलियों के साथ कोलकाता जाने की बात कहकर घर से विदा ली थी। उसने कहा था कि एक नए रिसोर्ट में नौकरी का ऑफर है, अच्छी तनख्वाह, हल्का काम। उन्हें कोई शक नहीं हुआ क्योंकि प्रिया बहुत आश्वस्त लग रही थी। उसने अपने छोटे भाई की पढ़ाई में मदद करने के लिए पैसे भेजने का वादा भी किया था। उसे कौन ले गया था? अधिकारी ने पूछा। सुमित्रा चुप हो गई, याद करने की कोशिश कर रही थी। उस आदमी को अरमान कहते थे। प्रिया ने बताया था कि वह सारे कागजात का इंतजाम कर देगा, बस साथ चलना है। मैं उससे कभी सीधे नहीं मिली, बस प्रिया से सुना था। अधिकारी ने गंभीरता से देखा और उस नाम को लाल मार्कर से नोट किया, अरमान अली। शाम तक पड़ोसी गांवों से 2 और परिवार इसी तरह की रिपोर्ट लेकर आए। उनकी बेटियां भी प्रिया के साथ जाने के बाद से संपर्क से बाहर थी। सभी कोलकाता के लिए निकली थी। फिर एक मिनी बस में बैठकर बनगांव की ओर गईं। वहां से वे बिना किसी निशान के गायब हो गई। अब एक पैटर्न दिखने लगा था। यह सिर्फ लड़कियों का काम के लिए बाहर जाना नहीं था, इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा था। सुमित्रा हर रात बरामदे में इंतजार करती, अंधेरी सड़क को देखती रहती। हर मोटरसाइकिल की आवाज उन्हें बाहर दौड़ाती, इस उम्मीद में कि प्रिया घर लौट आई है। हर फोन की घंटी से उनका दिल उछल पड़ता, भले ही अक्सर वह गलत नंबर होता। गांव के नुक्कड़ पर चाय की दुकान पर गपशप बिना रुके चलती रही। किसी ने कहा कि उन लड़कियों को बांग्लादेश में वेश्यावृत्ति के लिए बेच दिया गया है। किसी ने कहा कि उन्हें अवैध कैसीनो में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। समय के साथ अफवाहें और भी जंगली होती गईं। लेकिन एक बात पक्की थी, उस रात फोन पर आई धीमी आवाज कोई गपशप नहीं थी। वह असली थी। वह उनकी अपनी बेटी की हताश चीख थी। कुछ दिनों बाद सुमित्रा ने एक बुरा सपना देखा। सपने में प्रिया एक अंधेरे जंगल में दौड़ रही थी। माँ, माँ चिल्ला रही थी, इससे पहले कि वह एक काले गड्ढे में गिर जाए। सुमित्रा ठंडे पसीने में, सीने में जकड़न और एक और भी बुरे पूर्वाभास के साथ जाग गई। उसी समय बनगांव के पास एक रबर के बागान के बीच एक पुराने गोदाम में 6 युवा लड़कियां सचमुच कैद थी। वे प्यासी, भूखी और डरी हुई थी। स्टील के दरवाजे के बाहर पुरुषों की कर्कश हंसी की आवाजें आ रही थी। लेकिन वह एक और कहानी थी। पहली रात केवल श्रीमती सुमित्रा जानती थी कि एक बड़ी आपदा उनकी बेटी को निगल चुकी है और एक माँ की प्रार्थनाएं, चाहे कितनी भी सच्ची क्यों न हो, कभी कभी उस जाल में पहले ही पड़ चुके कदमों को रोकने में बहुत देर कर देती हैं। उस दिन बनगांव में चिलचिलाती गर्मी थी। पुलिस स्टेशन के आंगन में 3 परिवार उदास चेहरों के साथ इकट्ठा हुए थे। वे सभी एक ही शिकायत लेकर आए थे, उनकी बेटियां अरमान अली नामक एक व्यक्ति के साथ जाने के बाद से संपर्क से बाहर थीं। श्रीमती सुमित्रा के साथ आए हरेन बाबू ने धीरे से फुसफुसाया, बहन, यह कोई संयोग नहीं है। अगर एक से ज्यादा परिवार रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके पीछे जरूर कोई सिंडिकेट है।
रिपोर्ट प्राप्त करने वाले अधिकारी ने तुरंत जिला पुलिस मुख्यालय को सूचित किया। डेटा इकट्ठा किया जाने लगा, पीड़ितों के नाम, उम्र, आखिरी बार देखे जाने का समय और इस्तेमाल किए गए फोन नंबर। वहां से एक पैटर्न सामने आया। 6 युवा लड़कियां, प्रिया दास, रानी बिस्वास, माया रॉय, रीना मंडल, दिया सेन और आयशा खातून, सभी 18 से 23 साल के बीच की थीं, सीमावर्ती गांवों से थी और सभी को अच्छी तनख्वाह वाले हल्के काम का वादा किया गया था। अरमान अली, 30 के दशक का एक आदमी, कुछ गांव वालों के बीच एक पूर्व इलेक्ट्रीशियन के रूप में जाना जाता था। वह अक्सर महीनों के लिए गायब हो जाता और फिर अचानक एक नई मोटरसाइकिल या महंगे फोन के साथ प्रकट होता। कोई भी ठीक से नहीं जानता था कि उसका काम क्या है, लेकिन वह हमेशा बांग्लादेश की बड़ी कंपनियों में अपनी पहुंच के बारे में कहानियां सुनाता था। कुछ माता पिता को शक तो हुआ, लेकिन मीठी बातों और वादों के लालच में कई गांव की लड़कियां आखिरकार मान गईं। बस होटल की साफ सफाई करनी है, माँ। महीने के 15,000 मिलेंगे। खाना पीना कंपनी का होगा। अरमान ने भावी पीड़ितों से कुछ ऐसा ही कहा था। 12 जून को बनगांव के छोटे बस टर्मिनल पर एक सफेद मिनी बस देखी गई। उसके अंदर 6 युवा लड़कियां बैठी थीं। उनके चेहरे उम्मीद से भरे थे। वे छोटे कपड़े के बैग, कुछ जोड़ी कपड़े और एक नई जिंदगी के सपने लेकर आई थी। प्रिया पीछे की सीट पर बैठी थी। कभी कभी खिड़की से बाहर देखती, कल्पना करती कि उसकी माँ घर पर नाश्ता बना रही होंगी। अरमान आगे की सीट पर बैठा था, चौड़ी मुस्कान के साथ, किसी से बंगाली और हिंदी मिलीजुली भाषा में फोन पर व्यस्त था। वह बार बार आश्वासन दे रहा था, हाँ, सब तैयार है, पूरा 6 पीस माल है, आज रात लोकेशन पर पहुंच जाएगा। माल शब्द रोंगटे खड़े कर देने वाला था, लेकिन लड़कियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मिनी बस शहर छोड़कर सीमा की ओर जाने वाली सुनसान सड़क पर दौड़ने लगी। कुछ लड़कियां आपस में मजाक कर रही थी, माता पिता को पैसे भेजने, मोटरसाइकिल खरीदने या छोटे भाई बहनों की पढ़ाई में मदद करने की कल्पना कर रही थी। किसी को यह एहसास नहीं था कि यह यात्रा एक बुरे सपने की ओर एक तरफा टिकट थी। शाम ढलते ढलते गाड़ी एक रबर के जंगल की ओर जाने वाली कच्ची सड़क के किनारे रुक गई। अरमान नीचे उतरा, दरवाजा खोला और कहा, तुम लोग गाड़ी बदल लो। यह सामान्य प्रक्रिया है ताकि जल्दी पहुंच सको। तुम सबके फोन में रख लेता हूँ, बाद में वापस कर दूंगा। पहले तो वे झिझकीं, लेकिन रानी बिस्वास, जो सबसे छोटी थी, ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं दीदी, शायद सच कह रहे हैं, कहीं चेकिंग न हो। एक एक करके उन्होंने अपने फोन सौंप दिए। अरमान ने उन्हें एक काले बैग में डाल दिया। उस पल से संचार के सभी रास्ते कट गए। विपरीत दिशा से एक ढकी हुई पिकअप वैन आकर रुकी। 2 कठोर चेहरे वाले आदमी बाहर निकले और मिलीजुली बंगाली में बात करने लगे। उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, बस पीछे का दरवाजा खोला। लड़कियों को चढ़ने का निर्देश दिया गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया। अंधेरा छा गया। बाहर अरमान ने एक आदमी से मिले भूरे लिफाफे को गिनते हुए हल्की सी हंसी दी। काम हो गया, उसने संक्षिप्त में कहा। पिकअप वैन फिर मुख्य सड़क को छोड़कर जंगल में चली गई। अंदर माहौल भयानक था। प्रिया ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की, हम सच में होटल में ही काम करने जा रहे हैं ना? किसी ने जवाब नहीं दिया। केवल इंजन की आवाज और कच्ची सड़क पर गाड़ी के झटके थे। रानी धीरे धीरे रोने लगी। माया ने उसे शांत किया, मुस्कुराने की कोशिश की, भले ही उसका चेहरा पीला पड़ गया था। कुछ घंटों बाद गाड़ी एक पुराने टिन की दीवारों वाले गोदाम के सामने रुकी। बस्तियों से बहुत दूर,
दरवाजा खोला गया। एक तेज रोशनी ने उनकी आंखों को चौंधिया दिया। उन्हें नीचे उतरने के लिए मजबूर किया गया। एक एक करके उनके हाथ प्लास्टिक के तार से बांध दिए गए। उनकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी गई। तुम्हारी नई नौकरी में स्वागत है, एक आदमी की व्यंग्यात्मक आवाज सुनाई दी। लेकिन उस समय गांव में उनके माता पिता अभी भी यह मान रहे थे कि उनकी बेटियां अभी अभी समुद्र तट के पास एक शानदार होटल में पहुंची हैं। यह उम्मीद जल्द ही टूटने वाली थी। उस रात श्रीमती सुमित्रा सो नहीं सकी। वह बरामदे में बैठकर अंधेरे आसमान को देखती रहीं। प्रिया का चेहरा बार बार उनके मन में आ रहा था। हवा का हर झोंका मानो एक धीमी फुसफुसाहट लेकर आता, माँ, मुझे बचा लो। इस बीच पुलिस स्टेशन में जांचकर्ताओं को कुछ ऐसा मिला जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। जिस अनजान नंबर से उस रात सुमित्रा को फोन किया गया था, वह सीमा के पास रबर के बागान के आसपास के एक बीटीएस टावर से ट्रैक किया गया था। वही स्थान जिसे अधिकारी मानव तस्करी के गुप्त मार्ग के रूप में जानते थे। अरमान अली का नाम अब आधिकारिक तौर पर वांटेड सूची में डाल दिया गया था। पुलिस को यकीन था कि उसके दोस्ताना चेहरे के पीछे सीमा पार मानव तस्करी नेटवर्क के मुख्य भर्तीकर्ता की भूमिका छिपी है। और उस खामोश गोदाम में 6 लड़कियों को यह एहसास होने लगा था कि बड़ी तनख्वाह का मीठा वादा केवल एक मौत का जाल था। कोई रिसोर्ट नहीं था, कोई सम्मानजनक काम नहीं था, केवल एक तंग कैद, जंजीरें और एक डर था जो और भी वास्तविक होता जा रहा था। वह पुराना गोदाम मुख्य सड़क से दूर एक रबर के बागान के बीच में खड़ा था। इसे केवल एक जनरेटर से चलने वाले मंद बल्ब से रोशन किया गया था। बासी, धूल और जंग की गंध एक साथ मिल गई थी। पहली रात उन 6 लड़कियों को 20 वर्ग मीटर से भी कम के एक तंग कमरे में बंद कर दिया गया। फर्श ठंडा सीमेंट का था, दीवारों पर आवाज को रोकने वाले फोम लगे थे। कोई खिड़की नहीं, कोई सिग्नल नहीं, केवल एक मोटा लोहे का दरवाजा था जो मजबूती से बंद था। प्रिया दास घुटनों को गले लगाकर दीवार से टेक लगाकर बैठी थी। रानी बिस्वास, जो सबसे छोटी थी, लगातार रो रही थी। उसके कंधे हिल रहे थे। मुझे डर लग रहा है, दीदी। यह कोई होटल नहीं है, यह कोई काम की जगह नहीं है, उसने फुसफुसाया। माया रॉय ने उसे शांत करने की कोशिश की, भले ही वह खुद भी उतनी ही डरी हुई थी। धीरज रख, रानी। शायद यह बस कुछ समय के लिए है। कल सब साफ हो जाएगा। लेकिन यह उम्मीद अगली सुबह टूट गई। लोहे का दरवाजा चरमराते हुए खुला। 2 बड़े शरीर वाले आदमी रबर के डंडे लेकर अंदर आए। उन्होंने लड़कियों को घसीटकर गोदाम के आंगन में ले गए। तेज धूप त्वचा को जला रही थी। सुनो तुम सब, एक आदमी बंगाली लहजे में चिल्लाया। आज से तुम्हारा काम प्रमोशनल वीडियो बनाना है। यह स्क्रिप्ट पढ़ो, खुश होने का नाटक करो, बोलो कि हल्का काम है और तनख्वाह अच्छी है। अगर नहीं किया तो मार पड़ेगी। झूठे विज्ञापन के टेक्स्ट वाले कागज बांटे गए। लड़कियों को एक पुराने कैमरे के सामने खड़े होने के लिए मजबूर किया गया। उनके चेहरों पर मुस्कान होनी चाहिए थी। प्रिया ने विरोध करने की कोशिश की। हम यह नहीं करेंगे। वाक्य पूरा होने से पहले ही एक रबर का डंडा उसकी पीठ पर पड़ा। वह दर्द से कराहते हुए गिर पड़ी। उसकी सांसें फूल गईं। रानी उसे बचाने की कोशिश में चिल्लाई, लेकिन उसे लात मारकर एक तरफ कर दिया गया। अगले कुछ दिन नर्क बन गए। उन्हें बस नाम मात्र का खाना दिया जाता, पतला दलिया और गंदा पानी। अगर वे स्क्रिप्ट पढ़ने से मना करतीं, तो उन्हें पीटा जाता। अगर वे बहुत जोर से रोतीं, तो उन्हें थप्पड़ मारा जाता। रानी बिस्वास,
जिसका शरीर छोटा और कमजोर था, यह सब सहन नहीं कर सकी। 2 दिनों के भीतर वह बार बार बेहोश हो गई। प्रिया और माया ने अपना बचा हुआ खाना उसके साथ साझा करने की कोशिश की, यहाँ तक कि छत से टपकता बारिश का पानी भी साथ पीने के लिए इकट्ठा किया। लेकिन रानी का शरीर और भी कमजोर होता गया। तीसरी रात वह बस लेटी रही, होंठ सूखे, आंखें खाली। मैं घर जाना चाहती हूँ दीदी, माँ से मिलना चाहती हूँ, उसने धीमी आवाज में फुसफुसाया। प्रिया ने उसे कसकर गले लगा लिया। धीरज रख रानी, हम यहाँ से जरूर निकलेंगे, मैं वादा करती हूँ। लेकिन वह वादा पूरा नहीं हो सका। अगली सुबह रानी ने कोई हरकत नहीं की। उसकी सांसें रुक चुकी थी, उसका शरीर ठंडा था। बाकी लड़कियां फूट फूट कर रोने लगी। माया ने उसके कंधे हिलाए, बेतहाशा रोते हुए। उठो रानी, हमें छोड़कर मत जाओ। लोहे का दरवाजा खुला। 2 गार्ड अंदर आए और रानी के शरीर को देखा। उनमें से एक ठंडी हंसी हंसा। एक मर गई, 5 बची हैं। इसे उठाओ। उन्होंने रानी के शरीर को एक बोरी की तरह घसीटा, बिना किसी सम्मान के। उसके मुंह से खून टपका, सीमेंट के फर्श पर एक निशान छोड़ गया। उसके बाद दरवाजा फिर से बंद कर दिया गया। लड़कियां बस खून के उस बचे हुए धब्बे को देखती रह गईं। प्रिया कांप रही थी। जब उसने उसे साफ करने की कोशिश की तो उसके हाथ लाल हो गए थे। अगर हम नहीं भागे तो हम सब रानी की तरह मर जाएंगे, उसने टूटी हुई आवाज में कहा। उस रात डर सतर्कता में बदल गया। वे बारी बारी से पहरा देने लगी, इस डर से कि उन्हें एक एक करके ले जाया जाएगा। माया एक कोने में बैठी, दीवार पर कोयले के टुकड़े से कुछ लिख रही थी। हमारी मदद करो, हम भारतीय हैं। उसकी लिखावट लड़खड़ा रही थी, लेकिन हताशा से भरी थी। दिन-ब-दिन मानसिक प्रताड़ना और भी बदतर होती गई। उन्हें और अधिक वीडियो रिकॉर्ड करने, बांग्लादेश के रिसोर्ट में खुशहाल कर्मचारी होने का दावा करने और दूसरे दोस्तों की भर्ती के लिए परिवारों को झूठे संदेश भेजने के लिए मजबूर किया गया। अगर वे मना करतीं, तो उन्हें नील पड़ने तक पीटा जाता। प्रिया, भले ही उसका शरीर घावों से भरा था, लगातार रास्ता तलाशती रही। उसने गार्डों के पैटर्न को देखा, वे किस समय शिफ्ट बदलते हैं, जनरेटर कब बंद होता है, गार्ड कुत्तों को कब घूमने दिया जाता है। उसने हर विवरण याद कर लिया, इस उम्मीद में कि कोई मौका मिलेगा। लेकिन अपराध बोध उसके दिल पर दबाव डाल रहा था। उसे उस रात अपनी माँ को किया गया छोटा सा फोन याद आया। वह जानती थी कि शायद यह आखिरी बार था जब उसकी आवाज घर पर सुनी गई थी। मुझे माफ कर दो, माँ, उसने अंधेरे में फुसफुसाया। आंसू ठंडे फर्श को भिगो रहे थे। इस बीच गांव में श्रीमती सुमित्रा और भी बेचैन थी। उनकी रातें लंबी प्रार्थनाओं में कटतीं, उम्मीद करती कि फरिश्ते उनकी बेटी की रक्षा करेंगे। लेकिन बुरा पूर्वाभास उन्हें सताता रहा। वह अक्सर सीने में जकड़न के साथ जाग जाती, मानो दूर से प्रिया की आवाज उन्हें पुकार रही हो। और उस गोदाम में बची हुई 5 लड़कियों को यह एहसास होने लगा था कि अगर उन्होंने हिम्मत नहीं की तो कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। रानी जा चुकी थी, वे अगली शिकार हो सकती थी। लेकिन विरोध कैसे करें? जब हर कदम पर नजर रखी जाती हो, हर शब्द रिकॉर्ड किया जाता हो, हर चीख को साउंड प्रूफ दीवारों से दबा दिया जाता हो। उस रात जब टिन की छत पर भारी बारिश हो रही थी, प्रिया ने माया से फुसफुसाया, अगर मौका मिला तो हमें भागना होगा। इस कमरे में मरने से बेहतर है जंगल में मरना। माया ने उसे देखा, उसकी आंखें रोने से लाल थीं। धीरे धीरे उसने सिर हिलाया।
मौत का जाल कसकर बंद हो चुका था, लेकिन उनके दिलों में एक छोटी सी आग जलने लगी थी, प्रतिरोध की आग। जिला पुलिस मुख्यालय में जांच टीम बिना रुके काम करने लगी। उन्होंने पीड़ित परिवारों की रिपोर्टों का नक्शा बनाया, उस विदेशी फोन नंबर को ट्रैक किया जिसने श्रीमती सुमित्रा से संपर्क किया था। ट्रैकिंग के परिणाम ने दिखाया कि अंतिम सिग्नल सीमा के पास एक ऐसे क्षेत्र के बीटीएस टावर से आया था जो तस्करी के लिए कुख्यात था। जिला पुलिस प्रमुख ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। अगर यह सच में मानव तस्करी है, तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। उन्हें कभी भी स्थानांतरित किया जा सकता है। हमें बीएसएफ और बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ समन्वय की जरूरत है, उन्होंने कहा। मेज पर एक बड़ा नक्शा फैला हुआ था, जिस पर उन गुप्त रास्तों को चिह्नित किया गया था जिनका सिंडिकेट अक्सर इस्तेमाल करते थे। जबकि अधिकारी रणनीति बनाने में व्यस्त थे, मौत के उस गोदाम के अंदर बची हुई 5 लड़कियां डर में जी रही थी। हर दिन उन्हें पीटा जाता, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर किया जाता और हैक किए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से झूठे संदेश भेजने के लिए मजबूर किया जाता। दिया सेन, 21 साल की एक लड़की, अब और सहन नहीं कर पा रही थी। उसने चुपके से एक पतले तार का टुकड़ा बचा लिया था जो उसे कमरे के कोने में मिला था। शायद यह चाबी बन सकता है, उसने प्रिया से फुसफुसाया। लेकिन वह हिम्मत 14वीं रात को ही हकीकत में बदल पाई। रबर के बागान में भारी बारिश हो रही थी। गार्ड कुत्तों की आवाज बिजली की गड़गड़ाहट में डूब गई। जो गार्ड आमतौर पर दरवाजे पर पहरा देता था, वह नशे में धुत एक प्लास्टिक की कुर्सी पर सोता हुआ दिखा। दिया ने अपने कपड़ों के नीचे से तार निकाला, अपने हाथों पर बंधे केबल को खोलने की कोशिश की। हाथ कांप रहे थे, पसीना बह रहा था। लेकिन आखिरकार प्लास्टिक का बंधन खुल गया। जल्दी, दिया, मुझे भी खोलो, माया ने फुसफुसाया। लेकिन दिया जानती थी कि सभी को मुक्त करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। अगर बहुत देर हो गई तो गार्ड जाग सकता है। आंखों में आंसू लिए दिया ने फुसफुसाया, मैं मदद लेने जा रही हूं। तुम लोगों को टिके रहना होगा। वह गोदाम के पिछले दरवाजे की दरार की ओर रेंगने लगी, जहां एक ढीला तख्ता था। हताश होकर उसने खुद को बाहर निकाला। उसका शरीर तार और कांटों से खरोंच गया। भारी बारिश ने उसके कदमों के निशान मिटा दिए। 2 घंटे तक वह जंगल में बिना किसी दिशा के दौड़ती रही। उसके पैर घावों से भर गए थे, उसके कपड़े भीग चुके थे। आखिरकार एक रबर बागान की झोपड़ी से एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। एक बूढ़ा बागान मजदूर, भैरों काका, एक युवा लड़की को लड़खड़ाते हुए पास आते देखकर चौंक गया। अरे भगवान, तुम कौन हो? यह क्या हाल है? दिया उसके सामने बेहोश होकर गिर पड़ी। उसका शरीर घावों से भरा था। भैरव काका ने तुरंत अपने पड़ोसियों को बुलाया और फिर निकटतम पुलिस चौकी को सूचना दी। कुछ ही घंटों में एक लड़की के सिंडिकेट के चंगुल से बचने की खबर जिला मुख्यालय तक फैल गई। दिया को एक छोटे से अस्पताल में ले जाया गया और फिर कोलकाता के एक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। पहले 3 दिन वह मुश्किल से ही बोली, हर तेज आवाज सुनकर डर से रोने लगती थी। पुलिस को उसकी मानसिक स्थिति स्थिर होने तक इंतजार करना पड़ा। जब उसने आखिरकार बोलना शुरू किया, तो उसके पहले शब्दों ने कमरे को खामोश कर दिया। वहां 5 और लड़कियां हैं। एक मर चुकी है। अगर उन्हें जल्द नहीं बचाया गया तो वे सब मर जाएंगी। फिर उसने विस्तार से बताया, टिन की दीवारों वाला पुराना गोदाम, ठंडा सीमेंट का फर्श, 2 बड़े कमरे, भोजन के लिए एक छोटा गोदाम, 4 गार्ड, 2 भारतीय, 2 स्थानीय, हमेशा तेज हथियार रखते थे, कभी-कभी नशे में जुआ खेलते थे।
गोदाम के हर कोने में निगरानी कैमरे लगे थे। यहाँ तक कि भागने से रोकने के लिए जंगली कुत्तों को विशेष रूप से पाला गया था। हमारी दोस्त रानी मर चुकी है। उन्होंने उसके शरीर को घसीट कर ले गए। हमें उसका खून साफ करने के लिए मजबूर किया गया, दिया ने सिसकते हुए कहा। उसकी गवाही एक सुनहरी चाबी बन गई। पुलिस ने तुरंत उसके विवरण के आधार पर एक नक्शा तैयार किया। स्थान के बिंदु को अरमान अली के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पुरानी तस्वीर से मिलाया गया, जहां उसने कभी एक रबर बागान में तस्वीर खिंचवाई थी। सभी सबूत एक ही स्थान की ओर इशारा कर रहे थे, एक फर्जी कंपनी द्वारा किराए पर लिया गया पुराना गोदाम। पुलिस प्रमुख ने सीमा पर बीएसएफ से एक संयुक्त अभियान के लिए संपर्क किया। हम और इंतजार नहीं कर सकते। अगर उन्हें पता चल गया कि कोई भाग गया है, तो पीड़ितों को खत्म किया जा सकता है, उन्होंने दृढ़ता से कहा। दूसरी ओर, श्रीमती सुमित्रा ने आखिरकार सुना कि एक लड़की बच गई है। उनका दिल कांप उठा, उम्मीद थी कि वह प्रिया है। लेकिन जब पुलिस ने आकर बताया, तो पता चला कि बचने वाली दिया सेन थी। सुमित्रा ने अपने दुपट्टे से चेहरा ढक लिया और रोने लगी। हे भगवान, अगर वह मेरी बेटी नहीं है, तो कृपया किसी और की बेटी को बचा लो। उस रात गोदाम में प्रिया और 4 अन्य लड़कियों को अभी भी एक नया वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उनके शरीर नील से भरे थे। वे नहीं जानती थी कि उनमें से एक, दिया, अब एक बचाव अभियान को जल्द से जल्द अंजाम देने के लिए संघर्ष कर रही थी। और बाहर भाग्य का पहिया घूमने लगा था। अधिकारियों ने स्थान चिन्हित कर लिया था। हथियार तैयार कर लिए गए थे। बस समय का इंतजार था, और फिर उस मौत के गोदाम पर धावा बोल दिया जाएगा। उस सुबह जिला पुलिस मुख्यालय में असामान्य गतिविधियां थी। बैठक कक्ष बंद था। मेज पर एक बड़ा नक्शा फैला हुआ था। पिन लाल बिंदुओं पर लगे थे, जंगल के रास्ते, सिंडिकेट के गार्ड पोस्ट और संदिग्ध गोदाम का स्थान। चारों ओर पुलिस अधिकारी, सीमा पर तैनात बीएसएफ के सदस्य और खुफिया अधिकारी बैठे थे। पुलिस प्रमुख ने दृढ़ आवाज में बैठक शुरू की। दिया सेन के बयान और जांच के परिणामों के आधार पर हमें यकीन है कि यह गोदाम पीड़ितों को रखने का केंद्र है। 5 लड़कियां अभी भी जीवित हैं। ऑपरेशन का लक्ष्य उन्हें मुक्त कराना, अपराधियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। बीएसएफ के लेफ्टिनेंट घोष ने जोड़ा, गोदाम कांटेदार तार से घिरा हुआ है। 4 सशस्त्र गार्ड और गार्ड कुत्ते हैं। वे नशे के आदी हैं, लेकिन फिर भी सतर्क रहते हैं। हमें तेजी से हमला करना होगा। उन्हें पीड़ितों को खत्म करने का समय नहीं देना चाहिए। योजना विस्तार से बनाई गई। टीम रात में जंगल के रास्ते से आगे बढ़ेगी ताकि पता न चले। एक टीम मुख्य द्वार पर धावा बोलेगी। दूसरी टीम भागने के रास्ते बंद करने के लिए गोदाम के पिछले हिस्से को घेरेगी। संचार दूर से सुनाई न दे, इसलिए सांकेतिक भाषा में किया जाएगा। जबकि अधिकारी रणनीति तैयार कर रहे थे, मौत के उस गोदाम में तनाव चरम पर था। दिया के भागने के बाद से गार्ड और भी क्रूर हो गए थे। उन्हें शक था कि किसी ने मदद की है। उस रात दरवाजा किसने खोला था? एक गार्ड ने प्रिया की ओर चाकू तानते हुए चिल्लाया। प्रिया कांप रही थी, लेकिन खुद को संभाले रखा। किसी ने नहीं, भैया। हम सब अंदर ही थे। गार्ड ने विश्वास नहीं किया और उसे जोर से थप्पड़ मारा, जिससे उसके होंठ फट गए। माया ने लगभग विरोध किया, लेकिन उसे तुरंत लात मारकर गिरा दिया गया। उस दिन से गोदाम का दरवाजा दोगुना बंद कर दिया गया। रात भर रोशनी जलाई जाती और लड़कियों को हाथ बांधकर सोने के लिए मजबूर किया जाता। उन्हें ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता था। शरीर और भी दुबले हो गए,
चेहरे पीले पड़ गए, लेकिन जीवित रहने की भावना अभी भी धुंधली सी जल रही थी। 19वीं रात, बाहर भारी बारिश हो रही थी। गार्ड सतर्कता से पहरा दे रहे थे, बीच बीच में उन कुत्तों की जांच कर रहे थे जो लगातार भौंक रहे थे। वे नहीं जानते थे कि घने पेड़ों के पीछे भारतीय अधिकारियों की दर्जनों जोड़ी आंखें पहले से ही निगरानी कर रही थी। लेफ्टिनेंट घोष गीली जमीन पर रेंग रहे थे, हाथ से इशारा कर रहे थे। 3 मिनट में हम अंदर घुसेंगे। सांसें रुकी हुई थी, उंगलियां हथियारों पर कस गई थी। गोदाम के अंदर प्रिया ने माया से फुसफुसाया, मुझे लग रहा है आज रात कुछ होने वाला है। न जाने क्यों मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। माया ने बस खाली नजरों से देखा। उम्मीद करने के लिए बहुत थक चुकी थी। वे पल लंबे महसूस हो रहे थे। दूर से बिजली चमकी, धावा बोलने के लिए तैयार सैनिकों के चेहरों को रोशन कर गई। पुलिस प्रमुख ने रेडियो के माध्यम से आदेश दिया, लक्ष्य स्थिति में है, कार्रवाई के लिए तैयार रहें। लेकिन ऑपरेशन शुरू होने से पहले कुछ हुआ। लकड़ी के टावर पर पहरा दे रहे एक गार्ड ने पेड़ों में रोशनी की एक चमक देखी। वह चिल्लाया, बाहर कोई है। हवा में चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई गईं। कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। खतरे का अलार्म फैल गया। गोदाम के अंदर लड़कियां घबरा गई। लोहे का दरवाजा पटककर खोला गया। गार्ड बौखलाए हुए चेहरों के साथ अंदर घुसे। अगर यह पुलिस है तो हम पहले इन्हें खत्म कर देंगे। एक गार्ड ने प्रिया और उसकी सहेलियों की ओर देखते हुए एक तेज हथियार उठाया। प्रिया चिल्लाई। माया ने एक दूसरी लड़की को कसकर गले लगा लिया। एक लड़की मन ही मन प्रार्थना करने लगी। कुछ ही सेकंड में उनकी जान जा सकती थी। बाहर लेफ्टिनेंट घोष को एहसास हुआ कि अब और देर नहीं की जा सकती। वह चिल्लाए, हमला। दर्जनों अधिकारी झाड़ियों के पीछे से निकल पड़े। रबर की गोलियां चलाई गई। स्टन ग्रेनेड की आवाज ने कानों को बहरा कर दिया। रात का आसमान हथियारों की चमक और दहशत भरी चीखों से तुरंत फट गया। वह गोदाम, जो अब तक एक खामोश नर्क था, अब एक युद्ध के मैदान में बदल गया था। स्टन ग्रेनेड के धमाके से जमीन कांप उठी। सफेद रोशनी ने आंखों को चौंधिया दिया। गार्ड कुत्ते बेतहाशा चिल्ला रहे थे। बीएसएफ के जवान झाड़ियों के पीछे से कूद पड़े, हथियार ताने हुए। कमांडो की चीख ने रात को चीर दिया। हथियार डाल दो, पुलिस। लेकिन गार्डों ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी। 2 लोग अपनी देसी बंदूकों से गोलियां चलाते हुए मुख्य दरवाजे की ओर भागे। गोलियां गोदाम की टिन की दीवारों से टकराईं। धमाकों की आवाज ने अंदर की लड़कियों को अपने कान बंद करने और डर से चीखने पर मजबूर कर दिया। लेफ्टिनेंट घोष ने आदेश दिया, कवर फायर। सैनिकों ने चेतावनी के तौर पर गोलियों से जवाब दिया। एक गार्ड गिर गया, उसके कंधे में रबर की गोली लगी थी। 2 अन्य गोदाम के पीछे से भागने की कोशिश करने लगे। पिछले आंगन में उजंग नामक एक गार्ड ने एक लंबे चाकू से मुकाबला किया। उसने एक पुलिसकर्मी पर छलांग लगाई, लगभग उसकी गर्दन काट ही दी थी, लेकिन उसे तुरंत जोर से लात मारकर गिरा दिया गया। बाहर एक और गार्ड कांटेदार तार को पार करके जंगल में भागने की कोशिश कर रहा था। भले ही उसका शरीर खून से लथपथ था, अंधेरे और बारिश में वह गीली मिट्टी पर धुंधले निशान छोड़ते हुए भागने में सफल रहा। 3 लोगों को जिंदा पकड़ लिया गया। उनके हाथों में हथकड़ी लगा दी गई। उनके चेहरे गुस्से से भरे थे। बीएसएफ ने तुरंत क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया, जनरेटर बंद कर दिया और गोदाम में घुस गए। लोहे का दरवाजा एक बड़े हथौड़े से तोड़ा गया। जैसे ही वह खुला, एक असहनीय बदबू ने नाक में दम कर दिया।
टॉर्च की रोशनी ने एक तंग कमरे को रोशन किया और अंदर का दृश्य देखकर सब खामोश हो गए। कमरे के कोने में 5 लड़कियां बंधी हुई थी। शरीर सूखे और पतले, चेहरे पीले। उनकी आंखें रोने से लाल थी, होंठ फटे हुए, हाथ घावों से भरे थे। तेज रोशनी के कारण वे अपनी आंखें सिकोड़ रही थी, विश्वास नहीं कर पा रही थी कि यह रोशनी असली है। प्रिया दास ने सबसे पहले आवाज निकाली। भले ही उसकी आवाज लगभग खत्म हो चुकी थी। हम भारतीय हैं। हमारी मदद करो। एक पुलिसकर्मी तुरंत घुटनों के बल बैठकर उनके हाथों के बंधन काटने लगा। माया रॉय जैसे ही छूटी, तुरंत बेहोश हो गई। रीना और एक अन्य लड़की एक अधिकारी के पैरों से लिपटकर सिसकने लगी, मानो किसी फरिश्ते को गले लगा रही हों। आयशा बस खाली नजरों से देखती हुई बैठी रही। सदमा बहुत गहरा था, लेकिन यह खुशी बस कुछ ही देर की थी। जब फोरेंसिक टीम ने दूसरे कमरों की जांच की, तो उन्हें कुछ और भी भयानक मिला। बगल के छोटे गोदाम में फर्श पर काले पड़ चुके खून के धब्बे थे। बेतरतीब ढंग से रखे लकड़ी के तख्तों के पीछे एक उथला मिट्टी का ढेर मिला। जब उसे खोदा गया, तो बदबू और भी तेज हो गई। 3 युवा महिलाओं के शव निकले। उनके शरीर सड़ रहे थे, कुछ फटे पुराने कपड़ों से ढके हुए थे। एक पुलिसकर्मी ने उल्टी रोकने के लिए अपना मुंह ढक लिया। दूसरे बस सिर झुकाकर खामोश रह सके। कमरे की दीवार पर कोयले से लिखी इबारत अभी भी दिख रही थी, हमारी मदद करो। हम भारतीय हैं। लिखावट कांपती हुई, धुंधली थी, लेकिन सभी का सीना छलनी करने के लिए काफी थी। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रमुख ने धीमी आवाज में कहा, हे भगवान! इनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया गया। बचाई गई लड़कियों को सहारा देकर बाहर लाया गया। उनके शरीरों पर आपातकालीन कंबल लपेटे गए। प्रिया ने एक पल के लिए गोदाम की ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखें भर आईं। वह जानती थी कि रानी बिस्वास वहां नहीं थी। रानी पहले ही जा चुकी थी, उसका शरीर न जाने कहाँ था। इस बीच अधिकारियों ने सबूत जब्त किए, रिकॉर्डिंग कैमरे, नामों के रिकॉर्ड वाले दस्तावेज, रीसेट किए गए फोनों का ढेर और पैसे के ट्रांसफर के रिकॉर्ड, सब कुछ एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा था, न कि सिर्फ 1-2 लोगों की ओर। उस रात उस गोदाम को आधिकारिक तौर पर पुलिस लाइन से सील कर दिया गया। बारिश की बची-खुची आवाजें बदबू और पीड़ितों की सिसकियों के साथ मिली हुई थी। अधिकारियों के लिए यह ऑपरेशन कुछ पीड़ितों को बचाने और सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने में सफल रहा, लेकिन लड़कियों के परिवारों के लिए एक कड़वी हकीकत अभी शुरू हुई थी। जंगल के अंधेरे में एक भागा हुआ गार्ड अभी भी घूम रहा था। उसके पास एक ऐसा राज था जो इस सब को मुख्य सरगना अरमान अली से जोड़ सकता था। और एक नई तलाश शुरू हो गई। कोलकाता। गोदाम पर छापे के 2 दिन बाद शहर हमेशा की तरह व्यस्त था। सड़कें गाड़ियों से भरी थी। दुकानों की रोशनी चमक रही थी। लेकिन शहर के बाहरी इलाके के एक सस्ते होटल में एक 32 वर्षीय व्यक्ति बेचैनी से बैठा था। वह अरमान अली था, गांव की लड़कियों की भर्ती का मास्टरमाइंड। अरमान ने एक सिगरेट जलाई, उसकी आंखें घड़ी से नहीं हट रही थी। आज रात मुझे निकलना ही होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा, वह बड़बड़ाया। एक काले बैग में एक अलग नाम का नकली पासपोर्ट और लाखों रुपए नकद रखे थे। उसकी योजना स्पष्ट थी, सीमा पार करके बांग्लादेश भाग जाना। लेकिन वह नहीं जानता था कि सुबह से ही अधिकारी उसका पीछा कर रहे थे। गोदाम में मिले फोन के डेटा की बदौलत पैसे के ट्रांसफर के सभी निशान उसी की ओर इशारा कर रहे थे।
एक गार्ड के फोन पर बातचीत की रिकॉर्डिंग में भी अरमान को कोऑर्डिनेटर बताया गया था। उस रात जैसे ही अरमान होटल से बाहर निकलने वाला था, सादे कपड़ों में पुलिस की एक टीम ने उसे घेर लिया। अरमान अली, तुम्हें सीमा पार मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। अरमान चौंक गया और आपातकालीन सीढ़ियों की ओर भागने की कोशिश की। लेकिन दो और पुलिसकर्मी पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसे फर्श पर गिरा दिया। हथकड़ी ने उसकी कलाई को जकड़ लिया। मैं सिर्फ एक बिचौलिया हूं, मुझे कुछ नहीं पता, वह चिल्लाया। कोलकाता पुलिस मुख्यालय के पूछताछ कक्ष में अरमान तनावग्रस्त चेहरे के साथ बैठा था। उसके सिर के ऊपर की नियॉन लाइट ठंडी चमक रही थी। उसने बात करने से इनकार कर दिया, बस सिर झुकाए रखा। पहले 12 घंटों तक उसका मुंह बंद रहा। हालांकि जांचकर्ताओं ने सबूत तैयार कर लिए थे। उन्होंने मेज पर एक तस्वीर रखी, दिया सेन का चेहरा, एकमात्र लड़की जो भागने में सफल रही थी। वह तुम्हें जानती है, अरमान। उसने कहा कि तुम ही उन्हें लेने आए थे, तुम ही ने उनके फोन लिए थे। अभी भी कहोगे कि कुछ नहीं पता? अरमान ने उस तस्वीर को देखा, उसके होंठ कांप उठे। लेकिन वह अभी भी जोर-शोर से इनकार करने की कोशिश कर रहा था। मैंने बस उन्हें बांग्लादेश के एक आदमी से मिलवाया था। मैंने उन्हें कभी बंधक नहीं बनाया। एक अन्य जांचकर्ता ने दूसरा सबूत निकाला, अरमान के नाम के खाते से एक विदेशी खाते में लाखों के ट्रांसफर का रिकॉर्ड। यह पैसा कहां से आया? अगर तुम सिर्फ एक बिचौलिया थे, तो तुम्हें इतना बड़ा कमीशन क्यों मिला? अरमान के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वह डगमगाने लगा। उसी समय कमरे का दरवाजा खुला। एक महिला पुलिसकर्मी दिया सेन के साथ अंदर आई, जो अभी भी कमजोर थी लेकिन गवाही देने के लिए दृढ़ थी। अरमान को देखते ही दिया का चेहरा पीला पड़ गया, उसका शरीर कांपने लगा। लेकिन उसने हिम्मत करके इशारा किया, यह वही है। यह हमें ले गया था। इसने कहा था कि होटल है। इसने हमारे फोन ले लिए थे। सब कुछ इसी से शुरू हुआ। कमरा खामोश हो गया। अरमान ने सिर झुका लिया, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसका नकाब उतर चुका है। फिर भी उसने खुद को बचाने की कोशिश की। मुझे नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा। मुझे बस गांव की लड़कियों को लाने का काम दिया गया था। उसके बाद यह मेरा काम नहीं था। लेकिन जांचकर्ताओं ने आसानी से विश्वास नहीं किया। उन्होंने एक गार्ड के फोन से एक आवाज की रिकॉर्डिंग दिखाई। अरमान की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। 6 पीस माल अंदर आ गया है, ध्यान रखना कोई भाग न पाए। अगर ज्यादा नाटक करे तो मारना। इन शब्दों ने अरमान को हथौड़े की तरह मारा। वह चुप हो गया, अब और इनकार नहीं कर सकता था। पूछताछ कक्ष के बाहर पत्रकार पहले से ही इंतजार कर रहे थे। अरमान की गिरफ्तारी की खबर पूरे पश्चिम बंगाल में तेजी से फैल गई। अरमान अली का नाम सुर्खियों में आ गया। उसे मानव तस्करी सिंडिकेट के लिए लड़कियों की भर्ती का सरगना बताया गया। इस बीच हरिपुर गांव के एक साधारण घर में श्रीमती सुमित्रा ने गिरफ्तारी की खबर सुनी। उनके आंसू बहे, राहत के कारण नहीं, बल्कि गुस्से और दुख के मिलेजुले भाव के कारण। अगर सच में वही मेरे बच्चे को ले गया था, तो कानून उसे वही दर्द दे, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। हिरासत की कोठरी में अरमान चुपचाप बैठा था। वह जानता था कि खेल खत्म हो चुका है। लेकिन अधिकारी भी जानते थे कि अरमान अकेला खिलाड़ी नहीं था। इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क था, शायद बांग्लादेश तक या उससे भी आगे। और जांच अभी खत्म नहीं हुई थी। अक्टूबर 2023 के अंत में कोलकाता की एक अदालत का कमरा खचाखच भरा हुआ था।
विभिन्न मीडिया के पत्रकार इकट्ठा हुए थे। कैमरे कतार में थे, माइक्रोफोन मुख्य दरवाजे की ओर थे। 6 गांव की लड़कियों की जान लेने वाला मानव तस्करी का मामला एक राष्ट्रीय समाचार बन गया था। आगे की सीटों पर पीड़ित परिवार उदास चेहरों के साथ चुपचाप बैठे थे। श्रीमती सुमित्रा अपनी बेटी प्रिया दास की एक पुरानी तस्वीर को कसकर पकड़े हुए थी, जिसका नाम अब केवल पीड़ितों की सूची में था। उनके बगल में माया, रीना, दिया और आयशा के परिवार सिर झुकाए आंसू रोक रहे थे। वे सनसनी के लिए नहीं, बल्कि न्याय की तलाश में आए थे। अदालत का दरवाजा खुला। अरमान अली को नारंगी रंग के कैदियों की पोशाक में अंदर लाया गया। हाथ में हथकड़ी, चेहरा झुका हुआ, बाल बिखरे हुए। लेकिन जैसे ही वह अंदर आया, दर्जनों लोगों की निगाहें उस पर टिक गईं, गुस्से, नफरत और दुख से भरी निगाहें। अरमान ने मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। सरकारी वकील ने एक लंबा आरोप पत्र पढ़ा। सीमा पार मानव तस्करी, झूठी नौकरी के बहाने भर्ती, बंधक बनाना जिससे मौत हुई। प्रतिवादी इस नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। वह सिर्फ एक बिचौलिया नहीं, बल्कि एक समन्वयक था जिसे सीधा लाभ मिलता था। उसके कृत्यों ने अकल्पनीय पीड़ा दी है, यहाँ तक कि जाने भी गई हैं। इसलिए हम बिना किसी कटौती के आजीवन कारावास की मांग करते हैं। अदालत का माहौल तनावपूर्ण हो गया। कुछ पीड़ित परिवारों के आंसू छलक पड़े। श्रीमती सुमित्रा ने धीमी आवाज में कहा, आजीवन कारावास भी मेरे बच्चे की जान की भरपाई के लिए काफी नहीं है। जब बचाव पक्ष की बारी आई, तो अरमान के वकील ने बचने की कोशिश की। मेरे मुवक्किल केवल परिस्थितियों के शिकार हैं। उन्हें नहीं पता था कि गोदाम में लड़कियों का क्या इंतजार कर रहा है। वह केवल अपने बॉस के आदेशों का पालन कर रहे थे। लेकिन इस तर्क पर अदालत में कुछ लोगों ने व्यंग्यात्मक हंसी दी। मुकदमे का चरम तब हुआ जब दिया सेन, एकमात्र जीवित बची पीड़िता, को गवाह के रूप में बुलाया गया। 21 वर्षीय लड़की धीरे धीरे कटघरे की ओर बढ़ी। चेहरा पीला लेकिन इरादा मजबूत। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन हर शब्द दिल को चीर रहा था। यह वही है जो हमें लेने आया था। इसने कहा था कि एक होटल इंतजार कर रहा है। इसने हमारे फोन ले लिए थे। हमने उस पर विश्वास किया, और फिर हमारी जिंदगी नर्क बन गई। अदालत में रोना फूट पड़ा। पीड़ित माताओं ने अपने दुपट्टों से चेहरे ढक लिए। उनके कंधे हिल रहे थे। दिया ने बताना जारी रखा कि कैसे रानी बिस्वास उसके सामने मर गई, कैसे उन्हें झूठे वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया गया, कैसे खून की गंध और रात के रोने की आवाज उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई। रात में हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर सोते थे। हमें डर था कि हमें एक एक करके ले जाया जाएगा। मुझे आज भी अपनी सहेलियों की चीखें सुनाई देती हैं। मैं आखिरी थी जो बाहर निकली और मरते दम तक मैं यह नहीं भूलूंगी। न्यायाधीश ने एक पल के लिए सिर झुकाया और फिर अपना हथौड़ा बजाया। माहौल को शांत करने के लिए सुनवाई 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। अदालत के बाहर पत्रकारों ने पीड़ित परिवारों को घेर लिया। एक पत्रकार ने श्रीमती सुमित्रा से पूछा, इस मुकदमे से आपकी क्या उम्मीद है? फटी हुई आवाज में सुमित्रा ने जवाब दिया, कोई भी मेरे बच्चे को वापस नहीं ला सकता, लेकिन कम से कम कानून को अपराधी को ऐसा बनाना चाहिए कि वह फिर किसी और परिवार को नष्ट न कर सके। सुनवाई शाम तक जारी रही। सभी सबूत पेश किए गए, ट्रांसफर रिकॉर्ड, आवाज रिकॉर्डिंग, यातना के वीडियो, यहाँ तक कि गोदाम की दीवार पर पीड़ितों की लिखावट। अरमान के लिए बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। आखिरकार न्यायाधीश ने फैसला पढ़ा, अरमान अली के लिए आजीवन कारावास। उसके 3 गुर्गे,
2 भारतीय और 1 स्थानीय को 30 साल की जेल की सजा। इस फैसले का स्वागत राहत और दुख के मिलेजुले आंसुओं से किया गया। अरमान बस सिर झुकाए रहा। उसका चेहरा पीला था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसके हाथों में फिर से हथकड़ी लगा दी गई। उसे अदालत से बाहर ले जाया गया, लेकिन पीड़ित परिवारों की निगाहें उसकी पीठ पर टिकी रहीं, मानो कह रही हों, तुम शायद जिंदा हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी खत्म हो चुकी है। समाज के लिए यह मामला एक कठोर तमाचा था। मीडिया ने इसे सपनों की हत्या का मुकदमा कहा। नागरिक समाज संगठन सड़कों पर उतरे, सरकार से मानव तस्करी से अधिक गंभीरता से निपटने की मांग की। दिया सेन के लिए भले ही कानूनी न्याय मिल गया, मानसिक घाव बना रहा। मुकदमे के बाद उसने अपनी डायरी में लिखा, जो उसने अस्पताल से बाहर आने के बाद से रखी थी, मैं बच गई। लेकिन हर रात मुझे अभी भी उनकी चीखें सुनाई देती हैं। मेरी जिंदगी अब मेरे लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए है जो अब बोल नहीं सकते। अरमान अली को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद से पश्चिम बंगाल का माहौल फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया इस मामले पर लगातार प्रकाश डालता रहा। मारे गए सपनों और हल्की नौकरी, बड़ी तनख्वाह के घातक जाल के बारे में लंबे लेख लिखता रहा। पीड़ितों की तस्वीरें अखबारों के पहले पन्ने पर छपीं, यह याद दिलाती रहीं कि अपराध के नेटवर्क के सामने गांव के बच्चों की उम्मीदें कितनी नाजुक होती हैं। स्थानीय सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। बनगांव और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में मानव तस्करी रोकथाम चौकियां स्थापित की गईं। अब विदेश में काम करने के लिए जाने वाले हर व्यक्ति को एक कड़ी सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। गांव के सामुदायिक हॉलों में बड़े-बड़े पोस्टर लगाए गए, सावधान, तुरंत नौकरी के प्रस्तावों पर विश्वास न करें। पहले गांव के अधिकारियों से पूछें। हरिपुर गांव में लोग और भी सतर्क हो गए। अगर कोई किशोर लड़की बाहर काम करने जाना चाहती, तो पड़ोसी और रिश्तेदार तुरंत निगरानी करने लगते। गांव के बूढ़े मुखिया हरेन बाबू ने गांव वालों से धीमी आवाज में कहा, अब हम और चुप नहीं रह सकते। अगर कुछ भी संदिग्ध लगे, तो अभी शोर मचाना बेहतर है, बजाय इसके कि बाद में पछताएं। दिया सेन की कहानी प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। भले ही उसके शरीर में अभी भी घाव थे, उसने विभिन्न मंचों, कॉलेजों, स्कूलों और सामुदायिक कार्यक्रमों में बोलना शुरू कर दिया। कांपती आवाज में उसने बताया कि वह कैसे उस गोदाम से बची। अगर मैं चुप रहती, तो मेरी सहेलियां व्यर्थ मर जाती। मुझे बोलना होगा ताकि अब कोई हमारी तरह झूठे वादों पर विश्वास न करे, उसने कोलकाता में सैकड़ों छात्रों के सामने कहा। उसकी गवाही सुनकर कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जब भी वह अपने घर लौटती, दिया को अभी भी खालीपन महसूस होता। उसकी रातें अभी भी बुरे सपनों से भरी होती। वह अक्सर ठंडे पसीने में जाग जाती, यादों में माया, रीना या दूसरी लड़कियों की चीखें सुनती। मैं ही क्यों बच गई? यह सवाल उसे लगातार सताता रहा। उसकी मदद के लिए सरकार ने एक पुनर्वास केंद्र में मनोवैज्ञानिक परामर्श की सुविधा प्रदान की। वहां दिया ने अपने सदमे को बाहर निकालने के लिए लिखना सीखा। उसने सभी यादें लिखीं, गोदाम में लोहे की गंध, पेट जलाने वाली भूख, मरने से पहले रानी का हाथ पकड़ना। इन लेखों को बाद में एक एनजीओ द्वारा एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया, जो कई लोगों के दिलों को झकझोरने वाला एक काला रिकॉर्ड बन गया। इस बीच अधिकारी नहीं रुके। अरमान की गिरफ्तारी के बाद आगे के ऑपरेशन किए गए। अन्य क्षेत्रों में 4 समान गोदामों पर छापे मारे गए। दर्जनों पीड़ितों को बचाया गया। सीमा पार नेटवर्क धीरे धीरे उजागर हुआ। गांव के भर्तीकर्ताओं से लेकर
कोलकाता के नियंत्रकों तक और बांग्लादेश में वित्तीय नेटवर्क तक। फिर भी समाज को एक बात का एहसास हुआ, इस तरह के सिंडिकेट इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकते। वे केवल अपना रूप बदलते हैं, नई कमजोरियों की तलाश करते हैं। इसलिए सतर्कता ही अंतिम किला बन गई। अपने घर पर श्रीमती सुमित्रा अभी भी हर रात लालटेन जलाती हैं। लिविंग रूम के कोने में प्रिया दास की तस्वीर एक साधारण फ्रेम में रखी है, जिस पर सूखे चमेली के फूल सजे हैं। जब भी वह उस तस्वीर को देखती है, सुमित्रा फुसफुसाती है, बेटी, तेरा नाम मैं हमेशा लेती रहूंगी। तू व्यर्थ नहीं मरी। हर साल 12 जून को, ठीक उसी दिन जब 6 लड़कियां गई थी, हरिपुर गांव के लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं। वे इसे सीमावर्ती लड़कियों का स्मृति दिवस कहते हैं। कोई उत्सव नहीं होता, बस समुद्र तट के किनारे प्रार्थना और छोटी मोमबत्तियां होती हैं, इस बात का प्रतीक कि 6 रोशनी बहुत जल्दी बुझ गईं। दिया हमेशा उस कार्यक्रम में मौजूद रहती। वह चुपचाप समुद्र को देखती, हाथ में चमेली का फूल पकड़े, जिसे वह बाद में लहरों में बहा देती। मन ही मन वह कहती, मैं अपने लिए नहीं जीती, मैं तुम्हारी आवाज को आगे बढ़ाने के लिए जीती हूँ। उस काली त्रासदी से एक नई चेतना का जन्म हुआ कि मीठे वादे मौत का जाल हो सकते हैं, कि माता पिता, पड़ोसियों या अधिकारियों की चुप्पी आपदा का रास्ता खोल सकती है, कि एक साधारण सा सवाल, तुम कहाँ जा रही हो बेटी, किसी की जान बचा सकता है। और अब लोग जानते हैं कि लापरवाही के कारण एक बच्चे को खोने से महंगी कोई कीमत नहीं होती। उस त्रासदी के 1 साल बाद हरिपुर गांव का चेहरा बदल गया। जो कच्ची सड़कें पहले सुनसान थी, अब चेतावनी के बैनरों से भरी हैं। मानव तस्करी से सावधान रहें, आसानी से विश्वास न करें। गांव के सामुदायिक हॉल में एक सूचना बोर्ड पर उन 6 लड़कियों की तस्वीरें लगी हैं जो शिकार बनी थी, जिसमें प्रिया दास भी शामिल है। लोग अभी भी उनके बारे में बात करते हैं, गपशप से नहीं, बल्कि सम्मान से। जब भी कोई नौजवान बाहर काम करने जाना चाहता, तो पड़ोसी तुरंत टोकते, वह गलती मत दोहराओ। सुनिश्चित करो कि तुम जानते हो कि तुम्हें कौन ले जा रहा है। एक सामूहिक चेतना गहरे घाव से पैदा हुई। श्रीमती सुमित्रा ने अपने दिन धैर्य से गुजारे। भले ही मुस्कान कम ही दिखाई देती, वह हमेशा गांव की हर बैठक में महिला बच्चों की सुरक्षा के महत्व के बारे में बात करने के लिए मौजूद रहती। अगर मैंने उस दिन और सवाल पूछे होते, तो शायद प्रिया आज भी होती। मेरी लापरवाही मत दोहराओ, उन्होंने नम आंखों से कहा। उनके शब्द सरल थे, लेकिन हर माता पिता के दिल में गूंजते थे। दिया सेन, जो अब कोलकाता में रहती है, अभी भी सदमे से लड़ रही है, लेकिन उसे अपनी कहानी साझा करने में ताकत मिली। उसने अपनी डायरी में लिखा, हम मरने के लिए नहीं गए थे, हम इसलिए गए थे क्योंकि हमें विश्वास था कि जीवन बेहतर हो सकता है। लेकिन उस विश्वास के साथ धोखा हुआ। अगर कोई इसे पढ़ रहा है, तो जब भी कोई संदिग्ध वादा देखे तो कभी चुप न रहें। एक सवाल किसी की जान बचा सकता है। वह डायरी बाद में गोदाम से आवाज शीर्षक से प्रकाशित हुई और पश्चिम बंगाल के स्कूलों में बांटी गई। कई शिक्षकों ने कक्षा में उद्धरण पढ़े, जिससे छात्र चुप हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। हर 12 जून को हरिपुर का समुद्र तट मोमबत्तियों की रोशनी से भर जाता है। लोग समुद्र में फूल चढ़ाने के लिए इकट्ठा होते हैं। नौजवान गिटार लेकर पीड़ितों की याद में एक साधारण गीत गाते हैं। रात का समुद्र इस बात का गवाह बनता है कि 6 बुझे हुए सपने कभी भी वास्तव में गायब नहीं हुए। वे यादों में जीवित रहते हैं, एक चेतावनी बनकर। इस मामले ने अधिकारियों को भी एक कड़वा सबक सिखाया। कई नई चौकियां स्थापित की गईं।
गुप्त रास्तों की कड़ी निगरानी की जाने लगी और सीमा पार सहयोग को मजबूत किया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि समाज का दिल हिल गया था। अब हर कोई गांव के बच्चों की सुरक्षा के लिए खुद को जिम्मेदार महसूस करता था, न कि केवल उनके माता पिता। पहले स्मृति समारोह के अंत में श्रीमती सुमित्रा प्रिया की तस्वीर पकड़े हुए गांव वालों के सामने खड़ी हुईं। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, यह आपदा विश्वास से शुरू हुई थी और केवल जागरूकता से ही समाप्त हो सकती है। अब किसी और बच्चे को चुपचाप न जाने दें। पूछें, देखभाल करें, प्यार करें, क्योंकि एक आखिरी नजर नर्क की ओर जाने वाले कदम को रोक सकती है। समुद्र की हवा उनके शब्दों को दूर क्षितिज तक ले गई। लोगों ने सिर झुका लिया, खामोश हो गए और फिर एक एक करके मोमबत्तियां जलाईं। वे छोटी छोटी रोशनी समुद्र तट के किनारे एक प्रकाश के महासागर में बदल गई, मानो उन आत्माओं को रोशन कर रही हों जो जा चुकी थी। वह त्रासदी शायद कभी नहीं मिट सकती, लेकिन अंधेरे से प्रकाश, जागरूकता, देखभाल और यह वादा पैदा हुआ कि अगली पीढ़ी को अकेले जाल की ओर नहीं चलने दिया जाएगा।